हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों का पायरोल चल रहा था। उसके अंदर अपन ने उसके बनाने के सारे मेथड्स कर लिए थे। आप लोगों को मैंने बताया था कि जो पायरोल होता है वो मेनली किस तरीके की रिएक्शन शो करता है। सबसे पहले तो आपको जो पता होना चाहिए पायरोल के बारे में वो ये पता होना चाहिए कि ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। जो भी हम पढ़ेंगे, कौन कौन से हम पढ़ेंगे, फ्यूरिन पढ़ेंगे, थायोफिन पढ़ेंगे और हम बेंजीन भी पढ़ चुके हैं। तो उन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है पायरोल, ठीक है। क्योंकि सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो कौन सी रिएक्शन देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। ये हमें पता है ना। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी क्यों देते हैं और किस पोजीशन पे देते हैं, ये सारा हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, योगात्मक नहीं प्रतिस्थापन, है ना, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं पायरोल, और किसकी तरह देते हैं, फिनॉल और एनिलीन की तरह देते हैं। अगर मैंने कल वैसे बता दिया होगा, नहीं बताया तो नोट कर लेना कि किसकी तरह रिएक्शंस देते हैं पायरोल, एनिलीन और फिनॉल की तरह, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा था कि जो पायरोल होता है वो कैसा होता है, लेस एसिडिक और लेस बेसिक होता है, ठीक है। इसको बनाने के मेथड करे थे हमने, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी थी हमने। उसके अलावा मैंने आपको बताया था फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या बताया था कि अगर फिनॉल जो होता है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, अगर इसको खुला छोड़ दे तो कैसा हो जाता है, काले भूरे रंग का हो जाता है, ओके। इसके अलावा आपको बताया था कि HCl की छड़ अगर हम लेके जाएंगे तो कैसा हो जाएगी, छड़ कैसी हो जाएगी, लाल रंग की हो जाएगी, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होता है, फटाफट से रिएक्ट कर लेता है HCl से, ठीक है ना। अब इसके बाद हमने देखा था इसकी सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी थी, जिसमें हमने कहा था कि इसकी जो योगात्मक अभिक्रिया है ये बहुत कम देता है। अब क्योंकि योग होगा कहाँ पे, डबल बॉन्ड पे होगा, और डबल बॉन्ड की रिएक्शंस ये नहीं देना चाहेगा क्योंकि ये एरोमेटिसिटी शो करता है, जिसकी वजह से क्या है, सारे के सारे जो डबल बॉन्ड है इसमें दो वो इन्वॉल्व रहते हैं रिंग में, डिलोकलाइजेशन में, ठीक है ना, विकेंद्रीकरण में इन्वॉल्व रहते हैं, सम्मिलित रहते हैं, जिस वजह से क्या है ये योगात्मक अभिक्रिया नहीं देता। फिर भी कुछ दो रिएक्शंस मैंने आपको लिख के बताई थी, दो प्रोडक्ट थे। उसके बाद हमने उभयधर्मी प्रकृति देखी थी, इसकी एम्फोटेरिक नेचर देखा था, वीक एसिड वीक बेस होता है, किस बेसिस पे हमने डिसाइड किया था, रिजल्टिंग स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे मैंने आपको बताया था सब कुछ, तो वो आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की जितनी भी है वो सब आपको प्रैक्टिस करके रखनी है, ठीक है। अब इसके अलावा जो हमें पढ़ना है वो ये है स्ट्रक्चर एंड एरोमेटिसिटी। स्ट्रक्चर और एरोमेटिसिटी के पढ़ने हैं अपन को। स्ट्रक्चर इसकी कैसी थी, अपन को पता है स्ट्रक्चर इसकी कैसी है। देखो अपन इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो हम इसको इस तरीके से लिखें, ठीक है, या फिर हम इसको कैसे लिख देते हैं, इस तरीके से, ठीक है। दोनों ही क्या है, पायरोल ही है ना, एक ही बात है। इसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए इसके स्ट्रक्चर के अंदर, कि जो इसकी स्ट्रक्चर होती है वो इस तरीके की होती है कि इसके अंदर ये जो है कैसी रिएक्टिविटी शो करता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दर्शाता है और ये योगात्मक अभिक्रियाएं नहीं देता है, ठीक है ना। अब इसकी जो भी रिएक्शंस है इन सब का बेस क्या है, एरोमेटिसिटी है, कि जो इसकी स्ट्रक्चर होती है उसको भी हम डिटेल में देखेंगे कि इसकी ऐसी कैसी स्ट्रक्चर होती है, वो भी हम आगे एरोमेटिसिटी के सारे पॉइंट्स के अंदर ही हम इन्वॉल्व करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको इसका पता होना चाहिए कि ये जो है योगात्मक अभिक्रिया देने में इसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता, और इसके जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं, होने को तो ये सेकेंडरी अमीन की तरह है, लेकिन ये सेकेंडरी अमीन की तरह बेसिसिटी शो नहीं करती। ये लोन पेयर क्यों नहीं देता, क्योंकि ये लोन पेयर कहाँ रहते हैं, इसके अंदर डिलोकलाइजेशन में रहते हैं, विकेंद्रीकरण में, जिसकी वजह से ये एरोमेटिकता दर्शाता है, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं इसकी कि एरोमेटिक नेचर शो करता है। उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट, इसका फर्स्ट पॉइंट जो है उसके अंदर सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके जितने भी कार्बन हैं सारे के सारे कैसे हैं, नाइट्रोजन की बात करें और चाहे कार्बन की बात करें, ये कैसे हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। कैसे हैं, संकरण कौन सा है इसके अंदर, sp2 संकरण है इसका, ठीक है ना। ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं सारे के सारे कार्बन और नाइट्रोजन एटम, ओके। अब इसके अंदर बात आती है कि जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर रिंग के अंदर ही क्या करते हैं, सारे के सारे चक्कर लगाते हैं। अब इसकी ऐसी स्ट्रक्चर होनी चाहिए जिससे ये बाहर ना जा सकें, ये इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर ही घूमे। तो इसकी ऐसी कैसी स्ट्रक्चर होती है, इसमें जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, आप सबको पता है जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो एक S इन्वॉल्व होगा और दो P इन्वॉल्व होंगे, ठीक है ना। एक तो S हो गया और दो P इन्वॉल्व हो गए।
अब बचा क्या, एक ये वाला P बचा है ना, ये वाला P बचा, तो क्या होगा इसके अंदर, ये तो मिलके क्या बना लेंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक क्या बच जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन होगा ये इस तरीके से दूसरे के साथ में क्या करेगा, मिलके पाई बॉन्ड बनाएगा, और ये ऐसी स्ट्रक्चर बनती है कि ये क्या होता है, कि एक ही जगह पे पाई इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। वो स्ट्रक्चर तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी तो इंपॉर्टेंट बात है कि एरोमेटिसिटी के अंदर कि ये एरोमेटिकता दर्शाता है, एरोमेटिकता दर्शाता है। उसके लिए सबसे पहले तो आगे कि इसमें क्या होता है, सारे के सारे कार्बन कैसे होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, जिसकी वजह से इसकी कैसी संरचना होती है, ये प्लेनर होता है, समतलीय होता है, प्लेनर होता है, समतलीय होता है। इसके अंदर जो ये बंध बनता है ना, ये कितने डिग्री का होता है, 120 डिग्री का होता है, ठीक है। आप सबको पता है कि जो एल्कीन होती है वो भी कैसी होती है, समतलीय होती है, उसके जो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड होता है वो 120 डिग्री का होता है, ठीक है। ये सारे के सारे कैसे होते हैं, एक ही तल के अंदर होते हैं, सबके सब सारे एटम्स। अगर इसमें से हम एक तल गुजारें तो ऐसा लगेगा कि जैसे बिल्कुल आधा आधा ये हो गया है, ठीक है। जो जहाँ से हम बीच में से गुजारेंगे, जैसे ये पेन है, इसके सेंटर में से मैं गुजारूं तो बिल्कुल एक दूसरे की कैसी बन जाएंगे, दर्पण प्रतिबिंब जैसे दिखाई देंगे, बिल्कुल बीच में से आधा हो जाएगा। ये उन्हीं में होता है जिनमें कैसी होती है, उनकी संरचना समतलीय होती है, ठीक है। तो ये हो गया, हमने कह दिया कि ये समतलीय होता है, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। उसके बाद इसकी बात आती है कि इसकी अनुनादी संरचना ये दर्शाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी अनुनाद ऊर्जा होती है, और इसकी अनुनाद ऊर्जा की वैल्यू होती है 82 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। मतलब इसकी उच्च अनुनादी ऊर्जा होती है, क्या है ये, अनुनादी ऊर्जा, ठीक है। आपको पता हो तो बेंजीन की कितनी होती है, 60 किलो कैलोरी। क्या आपको पता है, अब आप थर्ड ईयर में आ चुके हो, ये बात आपको पता होनी चाहिए, जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता वो लोग ध्यान से सुन लो। क्या होती है ये अनुनादी ऊर्जा, हम कहते हैं कि अगर किसी सिस्टम की एनर्जी ज़्यादा है तो वो सिस्टम कैसा होगा, किसी की भी अगर हम कहें कि उसकी एनर्जी ज़्यादा है तो वो क्या स्टेबल होगा, नहीं होगा ना, वो स्टेबल नहीं होता। जबकि हम कहते हैं कि अनुनाद ऊर्जा अगर ज़्यादा है तो सिस्टम स्थायी होगा। तो फिर ये बात कैसे एक्सप्लेन होगी इस बात से, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, जब भी हम अनुनाद ऊर्जा की बात करते हैं, रेजोनेंस एनर्जी की बात करते हैं, तो ये वो एनर्जी होती है जो सिस्टम में से बाहर निकल जाती है। ये जो वैल्यू होती है सिस्टम से बाहर निकल जाती है, उसकी जो टोटल एनर्जी होती है ना, पोटेंशियल एनर्जी, किसी की सिस्टम की जो हम एनर्जी की बात करते हैं जिसकी वजह से वो स्थायी या अस्थायी होता है, वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। अगर किसी की स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा है तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, किसी की स्थितिज ऊर्जा कम है तो वो स्थायी होगा। इसकी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो ऊर्जा है अनुनाद की वजह से, इसमें क्या है, अनुनादी संरचनाएं बनती हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूमने की वजह से इसमें क्या होता है, एनर्जी बाहर निकल जाती है, और जो एनर्जी बाहर निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, अनुनाद ऊर्जा। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, स्थितिज ऊर्जा, वो तो कम हो जाएगी क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में से माइनस होगी। क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, क्या कौन सी एनर्जी है ये, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा में से माइनस अगर रेजोनेंस एनर्जी होती है तो सिस्टम की जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी ना, इसमें से रेजोनेंस एनर्जी माइनस कर देंगे तो जितनी ज़्यादा ये वैल्यू माइनस होगी उतनी ही एनर्जी कम हो जाएगी, जितनी ये वैल्यू कम होगी सिस्टम उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। इसलिए हम कहते हैं कि इसकी जो होती है अनुनाद ऊर्जा ज़्यादा होती है, ठीक है, बेंजीन से भी ज़्यादा होती है। अब देखो इसके अंदर यहाँ पे जो 5 इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरीके से रोटेट होते हैं, कैसे इसकी अनुनादी संरचनाएं बनती हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, आपको भाई अनुनादी संरचनाएं बनानी आनी चाहिए, ठीक है। सब बच्चे प्रैक्टिस करेंगे, अपने हाथ से खुद बनाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग सिर्फ देखने बैठ जाओ, आपको सिर्फ देखना नहीं है, ये खुद से बनाना भी है साथ में, तभी ये बनानी आएंगी। वरना अनुनादी संरचना देखने में तो लगती है कि बहुत ईजी है, अरे क्या है, ऐसे ऐसे घुमाना ही तो है, लेकिन जब खुद बनाने बैठते हैं ना तो नहीं बनती। तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस जब भी हो तब करते रहा करो। अभी मौका है, मैं बना रही हूँ तो साथ के साथ में खुद बनाने की कोशिश करो, फिर देखो कहीं गलती होती है तो, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, ये नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, ठीक है। इसकी एक और बनेगी,
क्या होगी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ और इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे। रुको, गड़बड़ हो रही है। क्या गड़बड़ी होगी देखो, कुछ नहीं है, ये बस घूमते रहेंगे। अपन को क्या है, सब सारी जगह पे नेगेटिव चार्ज लेके आना है, क्योंकि अपन को पता है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये जब 2, 3, 4, 5 सब जगह आएगा तभी तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया हमने कहा था कि अल्फा पे भी दे सकते हैं और बीटा पे भी दे सकते हैं। तो नेगेटिव चार्ज देखो, ये तो किस पे आया, 3rd पे आ गया, और ये किस पे आ गया, 5th पे आ गया। अभी और देखो किस पर आता है, सब पे आना चाहिए, है ना। ये आ गया डबल बॉन्ड, ये आ गया, ये नेगेटिव चार्ज आ गया। देख लो, मेरे से भी बनाते बनाते हो गए ना, एकदम से बनाते बनाते खुद ही घूम जाते हैं, जबकि मैंने तो मैंने कितनी बार बनाई और आती भी है, फिर भी अपन इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर तो हाथ घूमते रहना चाहिए, तभी ये बैठी रहती है। ये हो गया। अब कहाँ पर आ गई, 2nd नंबर पे। ये कहाँ पर आ गई, 3rd नंबर पे। ठीक है बच्चों, अब ये हो गई अपनी कंप्लीट। ये कहाँ पर आई, 3rd पे। ये कहाँ पर आई, 5th पे। ये कहाँ पर आई, 2nd पे। ये नेगेटिव चार्ज कहाँ आया, 4th पे। तो अब इसका अनुनादी संकर बना दो, क्योंकि ये सब के ऊपर आ गया। तो ये देखो, ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया, ये नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया था, पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से ये क्या बन गया, इसका अनुनादी संकर बन गया। इससे हमने क्या बताया कि इसमें इस तरीके से अनुनादी संरचनाएं बनती हैं, जिससे क्या होता है, इसकी अनुनादी ऊर्जा जो होती है वो उच्चतम होती है। ठीक है, ये हो गई अपनी 2 पॉइंट की बात। एक तो हमने कहा था कि इसमें sp2 संकरण होता है, जिसकी वजह से सारे परमाणुओं के बीच में कितना बॉन्ड एंगल होता है, 120 डिग्री। ये कैसा होता है, समतलीय होता है। उसके अलावा मैंने कहा कि इसकी अनुनादी ऊर्जा जो होती है वो उच्च होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें इस तरीके की अनुनादी संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, 3rd पॉइंट इसके अंदर आता है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है। एक और आप लोगों ने पढ़ रखा है एरोमेटिसिटी, तो पता होगा आपको, सोचो, दिमाग लगाओ। जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं हम कहते हैं कि वो हकल रूल को फॉलो करते हैं, हकल नियम का पालन करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, हकल नियम। क्या है हकल नियम, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं इसके अंदर, डीलोकेलाइज्ड होते हैं, डीलोकेलाइज्ड होते हैं। ठीक है, डीलोकेलाइजेशन का क्या मतलब होता है, विकेंद्रीकृत। मतलब जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो उसके अंदर क्या होने चाहिए, घूमने चाहिए। ठीक है, अगर इस नियम को कोई पालन करता है तो उसका मतलब क्या है, हम क्या कहते हैं, वो एरोमेटिक है। तो क्या अब ये इस नियम को पालन कर रहा है क्या, अब इसके अंदर रख के देखो वैल्यू। अगर हम इस n की वैल्यू, n क्या होता है, 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। अगर हम यहाँ इसकी वैल्यू 0 रखते हैं तो कितना आता है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर हम n की वैल्यू 0 रखते हैं, अगर हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब क्या इसके अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन से क्या जो घूम रहे हैं, नहीं, इसके अंदर कितने हैं टोटल, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। कैसे, एक तो ये 2, 2, 4 और ये 2, टोटल कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर क्या होते हैं, डीलोकेलाइज्ड होते हैं, विकेंद्रीकृत होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करता है, हकल नियम का पालन करता है। और जो हकल नियम का पालन करते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, वो क्या होते हैं, एरोमेटिक। ठीक है, तो हम इसको किस कैटेगरी में डालते हैं, ये क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है, ये तो हो गए आपके एरोमेटिसिटी। अब आती है इसकी स्ट्रक्चर, अपन बना के देखते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है। अभी जो मैंने बात आपको कही थी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, एक पाई इलेक्ट्रॉन बच जाता है, फिर वो दूसरे के साथ में मिलके पाई बॉन्ड बनाता है। फिर किस तरीके के इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक ही जगह पे बंद रहते हैं। ठीक है ना, वो किस तरीके से घूमेंगे, तो वो स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये 3 पॉइंट समझ में आ गए आप लोगों को। फर्स्ट तो सिर्फ बोला था sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, जिसकी वजह से प्लेनर होता है। सेकंड क्या बोला मैंने आप लोगों को, इसकी उच्च अनुनादी ऊर्जा होती है, अनुनादी संरचना बनानी है आप लोगों को। तीसरा कि हकल नियम का पालन करना चाहिए। हकल नियम पालन करने के लिए या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन घूमने चाहिए या 6 पाई इलेक्ट्रॉन, बाकी n की वैल्यू और रखते जाएंगे तो और आते जाएंगे। ठीक है ना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर डिलोकेलाइज्ड होते हैं, जिस वजह से ये क्या होता है, एरोमेटिक होता है। ठीक है, अब अपन इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं।
देखो अपन इसकी देखते हैं पायरोल की क्या आणविक कक्षक संरचना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, इसके किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्या लिखेंगे अपन इसके लिए, ऊपर लिखती हूँ 1s2 2s2 2p6 है तो क्या हो जाएगा 2, इसको फिल करो 2, ये 2, यहाँ पे भी ये 2। जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो एक्साइटेड स्टेट के अंदर क्या होगा पता है आप सबको, ये एक्साइटेड होके आगे वाले में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब N7 नाइट्रोजन के लिए लिखे अपन 1s2 2s2 2p3, तो ये आ गया, ये दोनों इसके अंदर, ये दोनों इसके अंदर, ये 3 इसके अंदर। ठीक है, अब क्या होता है जब संकरण होता है, तो संकरण जब होगा तो किसमें कौन कौन इन्वॉल्व होंगे, एक S होगा और 2 P होंगे, तो इसमें इन्वॉल्व होंगे ये। ठीक है, जब इसके अंदर उत्तेजित अवस्था आएगी, अब इसके अंदर उत्तेजित अवस्था की क्या जरूरत तुम लोग कहोगे, तो बात ये है कि इसके अंदर क्या होता है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब ये बनाएगा केवल 3 बंध। ठीक है, 3 बंध बनाएगा और इसके ऊपर रहता है नाइट्रोजन के ऊपर 2 लोन पेयर। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करते हैं, इस तरीके से लिख देते हैं। देखो जब संकरण होगा तो यहां पे तो आ गया ये 1 इलेक्ट्रॉन जो इनके साथ मिलेगा, ये S हो गया, ये PX हो गया, ये PY हो गया, एक बच गया क्या PZ। अब ये जो है ये असंकृत कक्षक होता है, ये संकरण में भाग नहीं लेता, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर कैसे रहते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की तरह रहते हैं। तो इसमें कौन इन्वॉल्व होता है, केवल sp2। ठीक है, यहाँ पे भी sp2। अब किस तरीके से इसकी संरचना बनती है वो देखो, यहाँ पे ये sp2 हो गया, इसके अंदर क्या बच गया, एक pz ऑर्बिटल बच गया। ठीक है, किसकी बात करी है मैंने, कार्बन की। नाइट्रोजन के ऊपर तो क्या हुआ, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन एक जो बचा है ऑर्बिटल उसके अंदर क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसको हमने क्या बोला, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर। ठीक है, अब देखो कार्बन के अंदर मैंने आपसे कहा कि इसके ऊपर क्या होता है, एक क्या होता है इसके ऊपर, ये इसके ऊपर ये 2 लोन पेयर। ठीक है, इसके अलावा कहाँ कहाँ पे है, इन कार्बन के ऊपर एक है। ये देखिए इसके अंदर एक है, इसके अंदर एक है, इसके अंदर एक है, इसके अंदर एक है, क्योंकि हमने कार्बन के लिए लिखा है कि इसके अंदर एक है। ठीक है, असंकृत कक्षक के अंदर होता है ये, इसने संकरण में भाग नहीं लिया है, संकरण में तो केवल इन्हीं तीनों ने लिया है। ठीक है, अब क्या होगा इसके अंदर, ये तो यहीं रहेंगे लेकिन ये इनके साथ में मिलके डीलोकलाइज्ड होंगे, तो ये दोनों तो मिलके क्या बना लेंगे, पाई बंध। ठीक है, ये दोनों मिलके बनाएंगे पाई बंध, लेकिन जब डीलोकलाइजेशन होगा तो किस तरीके से होगा कि ये सब, जैसे ये डीलोकलाइज्ड होके यहाँ आए, ये डीलोकलाइज्ड होके यहाँ आए, ये डीलोकलाइज्ड होके यहाँ आए, तो इस तरीके से क्या होता है, ये डीलोकलाइजेशन इसके अंदर चलता रहता है। और क्या होता है, एक चक्रीय संरचना जो बनती है इसके अंदर, ये पूरे के पूरे घूमते रहेंगे, इसकी नीचे की 2 लोब भी है ना, तो ये भी, इसका भी तो एक और बनेगा नीचे। ठीक है, ये इस तरीके से रहते हैं। और जब ये बनती है इसकी अणुकक्षक संरचना तो कैसे बनती है, ये देखो आपको ऐसा नजर आता है कि ये ऐसे ऊपर नीचे इसमें अब्र बन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन अब्र। ठीक है, इस तरीके से एक ऊपर और एक नीचे की तरफ। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन अब्र, एक ऊपर की तरफ बन जाता है, एक नीचे की तरफ बन जाता है, क्योंकि ये समतलीय है। इलेक्ट्रॉन्स नीचे भी जाके घूम सकते हैं, नीचे की तरफ जाके ऊपर की तरफ भी घूम सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब इसमें इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि संरचना कैसी होनी चाहिए, चक्रीय होनी चाहिए। तो ये जो है इसका अणुकक्षक चित्र, ये क्या बताता है कि इसकी कैसी संरचना होती है, ये चक्रीय होते हैं, चक्रीय संरचना होती है, बंद संरचना होती है, जिसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूमते रहते हैं, विकेंद्रीकृत होते रहते हैं। ठीक है, डीलोकलाइजेशन आराम से हो जाता है। तो ये अणुकक्षक संरचना आपको समझ में आ गई होगी, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग को हर किसी के अंदर ये पढ़ना है। पैरोल में भी पढ़ लिया अपन ने, थायोफिन में भी पढ़ेंगे और फ्यूरेन में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका पैरोल खत्म। इसके बाद अपन जो स्टार्ट करेंगे वो है आपका फ्यूरेन। फ्यूरेन क्या होता है, फ्यूरेन की स्ट्रक्चर तो देख लो कम से कम, कैसा होता है फ्यूरेन। इसमें नाइट्रोजन की जगह पे क्या आ जाता है,
ऑक्सीजन आ जाता है। ठीक है, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।